जिस ऑस्ट्रेलिया ने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, आखिर आज ऐसा क्या हो गया कि वही ऑस्ट्रेलिया अपना पूरा यूरेनियम का खजाना भारत के कदमों में बिछाने को तैयार हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के बेहद सीक्रेट कोकोस आइलैंड और डार्विन बेस पर अचानक भारतीय नौसेना के लड़ाकू जहाजों और P-8I सर्विलांस विमानों की एंट्री क्यों हो रही है? MLSA एग्रीमेंट के नाम पर पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी वॉर तैयारी चल रही है जिसने ड्रैगन की नींद उड़ा दी है? और मेलबर्न के CEO फोरम के अंदर बंद कमरों के बीच ऐसा कौन सा गेम चेंजिंग दांव खेला गया है कि भारत ने अचानक अपना न्यूक्लियर सेक्टर प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया है? दोस्तों, मोदी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कोई आम राजनयिक दौरा नहीं है, बल्कि दुनिया के नक्शे पर बुना गया वो सीक्रेट चक्रव्यूह है जिसका सीधा असर ग्लोबल पावर शिफ्ट पर होने वाला है। दोस्तों, आज हम उस मास्टर स्ट्रोक की बात करेंगे जिसने न सिर्फ चाइना के पसीने ला दिए हैं, बल्कि एक नए विश्व युद्ध की आहट के बीच में भारत को सबसे बड़ी रणनीतिक गद्दी पर लाकर के बिठा दिया है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस तस्वीर से जिसने दुनिया के जियोपॉलिटिकल पंडितों को हैरान करके रख दिया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया से रवाना हो रहे थे तो वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो खुद सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने भी आए थे। एक राष्ट्राध्यक्ष का दूसरे नेता को इस तरह से विदा करना कूटनीति की दुनिया में एक बहुत बड़ा संदेश माना जाता है। और वहां से निकलते ही भगवा कुर्ते और नीली जैकेट में जैसे ही पीएम मोदी मेलबर्न लैंड करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अपना टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर घोषित कर दिया है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ है? आखिर क्यों कभी भारत से दूरी बनाकर रखने वाला ऑस्ट्रेलिया आज अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 2026 पूरी तरह से भारत के इर्द गिर्द लिख रहा है? तो इसका जवाब सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री और इकोनॉमिक गेम है जिसे समझना अब दुनिया की हर बड़ी ताकत के लिए मजबूरी बन गया है। लेकिन दोस्तों, असली खेल यहां से शुरू होता है। जब हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की बात करते हैं तो हमें क्वाड और मालाबार एक्सरसाइज की याद आती है, लेकिन वो तो सिर्फ एक झांकी थी। पर्दे के पीछे से जो खिचड़ी पिछले 10 सालों से पक रही थी वो MLSA यानी कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के रूप में सामने आ गई है। दोस्तों, इस एग्रीमेंट के तहत भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक कोकोस आइलैंड और डार्विन बंदरगाह के ऊपर सीधा सैन्य एक्सेस मिल गया है। दोस्तों, सोचिए, हिंद महासागर में कोकोस आइलैंड की लोकेशन ऐसी है जहां से चाइना के हर एक समुद्री रास्ते पर नजर रखी जा सकती है। अब वहां भारतीय नौसेना के P-8I और डोर्नियर जैसे घातक निगरानी विमान और लड़ाकू जहाज ईंधन भरने, मरम्मत करने और आराम करने के लिए तैनात हो रहे हैं। दोस्तों, ये महज एक सुविधा नहीं है, बल्कि ड्रैगन के गले पर रखी गई वो तलवार है जो किसी भी वक्त उसकी सप्लाई चेन को चौक कर सकती है। और दोस्तों, इसका जवाब आपको चौंका करके रख देगा, क्योंकि बात सिर्फ मिलिट्री बेस की नहीं है। जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने जिस गर्मजोशी के साथ में उनका स्वागत किया वो एक गहरी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। मेलबर्न में आयोजित CEO फोरम के अंदर दोनों देशों के टॉप बिजनेस लीडर्स बैठे हुए थे। यहीं पर एक ऐसी डील की नींव रखी गई जो भारत के भविष्य को पूरी तरह से बदल करके रख देगी। पीएम मोदी ने मंच से ऐलान किया कि दुनिया आज अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन के अंदर दिक्कतें और ऊर्जा संकट से जूझ रही है। और दोस्तों, इसी संकट को अवसर में बदलने के लिए भारत ने अपना मास्टर प्लान दुनिया के सामने रख दिया है। 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर और 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा गया है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसे अचीव करने के लिए भारत को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है यूरेनियम, और यहीं पर एंट्री होती है ऑस्ट्रेलिया की, जिसके पास में दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है। दोस्तों, भारत से ऑस्ट्रेलिया को यूरेनियम सप्लाई पर दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा कर दी है।
ऑस्ट्रेलिया और भारत ने ऑस्ट्रेलिया भारत परमाणु सहयोग समझौते 2015 के तहत पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA के सुरक्षा उपायों के दायरे में समझौता किया है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम के निर्यात को संभव बनाने के लिए जरूरी प्रशासनिक इंतजामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के अंदर भारत की सदस्यता के लिए अपना मजबूत सपोर्ट भी दोहरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पास में दुनिया के यूरेनियम भंडार का लगभग 28% हिस्सा है, लेकिन कानूनी अड़चनों और राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण भारत को इसका एक्सपोर्ट करने के अंदर काफी सारी रुकावटें आई। हालांकि दोस्तों, पीएम मोदी के इस दौरे पर अब समझौता हो गया है। इसके बारे में दोस्तों पीएम मोदी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया का विशाल यूरेनियम भंडार भारत की न्यूक्लियर यात्रा के लिए बेहद करीब से जुड़ चुका है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ये डील इस साल भारत की दूसरी यूरेनियम डील है। इसी साल भारत और कनाडा के बीच में यूरेनियम डील हो चुकी है। कनाडा की यूरेनियम उत्पादक कंपनी कैमेको अगले दशक के अंदर भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि DAE को लगभग 22 मिलियन पाउंड अयस्क की आपूर्ति करेगा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पीएम मोदी ने जो सबसे बड़ा खुलासा किया है, उसने पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट के अंदर हड़कंप मचा दिया है। भारत ने हाल ही के अंदर बड़े पॉलिसी रिफॉर्म्स करते हुए अपना न्यूक्लियर सेक्टर प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत की प्राइवेट कंपनियां सीधे तौर पर ऑस्ट्रेलिया की खदानों से जुड़ जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजिकल विशेषज्ञता, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनके विशाल यूरेनियम भंडार अब सीधे भारत के न्यूक्लियर सफर का हिस्सा बनेंगे। जो देश कभी परमाणु परीक्षण के नाम पर भारत पर सैंक्शन लगा रहा था, आज वही देश हमारे न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे बड़ा सप्लायर बनने की होड़ में सबसे आगे खड़ा है। दोस्तों, इसे कहते हैं असली कूटनीतिक बदला और एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने इतिहास के पन्नों को पूरी तरह से पलट करके रख दिया है। दोस्तों, भारत ने 2 बीजेपी की सरकारें देखी हैं, एक अटल बिहारी की सरकार और एक मोदी की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे ये सैंक्शंस लगे थे और मोदी ने आज उनके अंदर ड्रास्टिकली चेंजमेंट्स कर दिए हैं। पासा पूरी तरह से पलट चुका है और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों को पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, हाईवेज और शहरी विकास प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाने का खुला न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के हवाई जहाज को उड़ाने के लिए एक नया रनवे तैयार कर लिया गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बिजनेस डील है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप जियोपॉलिटिकल ट्रैप को ध्यान से देखेंगे तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन से चाइना का पत्ता हमेशा के लिए साफ करने का एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों, इस वक्त चाइना दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है, लेकिन अब दुनिया एक अल्टरनेटिव को खोज रही है। भारत खुद को मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में पेश कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जिनकी चाइना के साथ में ट्रेड वॉर चल रही है, वो अपनी पूंजी और तकनीक भारत के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी यात्रा का बैकग्राउंड अगर आप चेक करेंगे तो ये साफ हो जाता है कि भारत अब किसी से मदद मांगने नहीं जाता, बल्कि पार्टनरशिप ऑफर करने जाता है। दोस्तों, साल 2014 के बाद से पीएम मोदी का ये तीसरा ऑस्ट्रेलियाई विजिट है। एक दशक पहले तक परमाणु नीति को लेकर के दोनों देशों के बीच में भारी मतभेद हुआ करते थे, संबंध बेहद सीमित थे। लेकिन आज रक्षा, समुद्री सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, क्रिटिकल मिनरल्स, एजुकेशन, क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे हर फील्ड पर दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े साझेदार बन चुके हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया में 14 अहम समझौते करने के बाद में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह से डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर डील हो रही है, वो ये साफ दर्शाता है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत एक लीडर की भूमिका के अंदर आ चुका है। जब मेलबर्न के अंदर भारतीय डायस्पोरा ने अपने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया, तो वो सिर्फ एक सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में भारतीय डायस्पोरा की ताकत का प्रदर्शन था। दोस्तों, एंथनी एल्बनीज ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारतीय समुदाय ऑस्ट्रेलिया के डेवलपमेंट और इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है और यही वजह है कि वो खुद सीईओ फोरम में पीएम मोदी के साथ में खड़े नजर आए। ये दिखावा नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया को ये समझ में आ गया है कि अगर एशिया के अंदर चाइना के दबदबे को रोकना है और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो भारत से बेहतर और ताकतवर साथी उन्हें कोई नहीं मिल सकता है।
दोस्तों एक वक्त था जब चाइना के साथ में ऑस्ट्रेलिया की बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती थी, उनके बीच में बहुत तगड़ा ट्रेड चल रहा था। लेकिन जब कोरोना आया तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि ये कोरोना चाइना से निकल करके बाहर आया है, इसकी तगड़ी जांच होनी चाहिए। और इससे चाइना बहुत भड़क गया। चाइना ने लगातार उसके ऊपर प्रेशर करना शुरू कर दिया, अपनी सप्लाई चेन को रोक दिया और इससे ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी एकदम से लड़खड़ा गई। और दोस्तों यही वो पल था जिसे ऑस्ट्रेलिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे चाइना के ऊपर अब भरोसा नहीं करना है। और इसी दौरान भारत एक तगड़े से एंट्री मारता है और इससे भारत की दोस्ती बहुत गहरी होना शुरू हो जाती है। और दोस्तों इसके बाद पूरी तरह से कैनवास बदल चुका है। आज ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में दुश्मनी है और ऑस्ट्रेलिया की भारत के साथ में जो दोस्ती है वो अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है। अब दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को एक ही धागे के अंदर पिरो करके देखिए। एक तरफ भारत के फाइटर जेट्स और नेवल शिप्स ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड से लेकर के डार्विन तक अपनी पैठ बना रहे हैं, जिससे चाइना का मलक्का स्ट्रेट वाला रूट खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ भारत अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की भूख को मिटाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम भंडार को अपनी प्राइवेट कंपनियों के जरिए एक्सेस दे रहा है। और तीसरी तरफ खरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाइना से निकल करके भारत के पोर्ट्स और हाईवेज के अंदर डाला जा रहा है। ये सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं है, बल्कि 21वीं सदी का वो सबसे बड़ा मिलिट्री और इकोनॉमिक गठजोड़ है जो आने वाले दशकों तक दुनिया का पावर बैलेंस तय कर देगा। तो दोस्तों अब आप ही बताइए, जिस तरह से भारत ने अपने सबसे बड़े आलोचक को अपना सबसे बड़ा रक्षा और ऊर्जा साझेदार बना लिया है, क्या इसे आजाद भारत की सबसे आक्रामक और सफल विदेश नीति कहा जाएगा? कमेंट सेक्शन के अंदर इस बात को जरूर नोट करिए। नमस्कार।